एक न्यूमेरिकल दिया था, तो शायद किया भी होगा। अब न्यूमेरिकल तो अप्रोक्सीमेटली याद नहीं है, पर डेटा बदल लेता हूँ और वैसा ही न्यूमेरिकल था। सबसे पहले ये गिवन था, सेल है, EMF of given cell is a 12 volt and internal resistance is a 2 ohm, राइट? यही था। उसके बाद में अपन चलें, एक और चीज थी इसमें, दिस सेल इज कनेक्टेड फॉर चार्जिंग विथ ए बैटरी ऑफ ए 20 वोल्ट। This cell is connected with a battery of 20 volt and it is also connected with 10 ohm resistance. Then find out current in circuit and a terminal voltage, right? तो दो चीजें अपने को फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एक तो अपने को ये देखना है टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा एंड करंट कितना होगा। तो इसको समझने का मेथड देखो भाई, ये है, ये सेल है, it is 12 volt, internal resistance is 2 ohm and now it is connected with a 20 volt बैटरी। ये चार्जिंग प्रोसेस है इसका, देखो एक बार, और हाई रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ये इससे कनेक्ट कर दिया। ये यूं चार्ज का प्रोसेस हो रहा है भाई इसका, ठीक है। अब चार्जिंग प्रोसेस हो गया, देन अपन सबसे पहले एक चीज चलें इसमें, करंट फाइंड करना है। फॉर्मूला ऑफ करंट I इज इक्वल टू R प्लस आर। इससे अपन अगर आप देखेंगे तो I इज इक्वल टू आएगा E माइनस ई डैश, इट इज टेकन एज ई डैश, इट इज कैपिटल R, E माइनस ई डैश अपॉन R प्लस R। बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें, E डैश माइनस E, हाई माइनस लो, तो E डैश माइनस E, then I is equal to 20 minus 12 upon 10 plus 2 and we get 8 upon 12, 2 by 3, so that current in circuit 0.67 ampere, ठीक है। Now terminal voltage, as we know, at the time of charging, terminal voltage V is equal to E plus IR, so that 12 plus 2 by 3 into resistance 2, then V is equal to 4 by 3 and we get 40 by 3, then V is equal to 13.33 volt. It is terminal voltage and V is more than E। देख लो भले, terminal voltage 13.33 and EMF of given cell is 12 volt, so that at the time of charging terminal voltage is a more than its a EMF। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कर चुके हैं तो ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं इसमें, बता देता हूं मैं। हाँ भाई, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यह है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और वैसे भी आप 11th में स्टडी कर चुके हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T, सो दैट P is equal to W upon T, यूनिट जूल पर सेकेंड, SI यूनिट वॉट, किलोवाट आप जानते ही हैं 1000 वॉट होते हैं अपने पास 1 किलोवाट में। नेक्स्ट अपन चलें, एक यूनिट और है भाई हॉर्स पावर, हॉर्स पावर HP। आप जानते हैं मोटर्स वगैरह जो होती हैं इनकी पावर HP में ही दी जाती है अपने पास।
1 horse पावर इज इक्वल टू 746 ऑफ वॉट्स। ठीक है, ये इनका कन्वर्जन है। नाउ एज वी नो W is equal to Q into V. In electrostatics, work is taken as a product of charge and a voltage. ठीक है, आप पोटेंशियल वाले चैप्टर में ये स्टडी कर भी चुके हैं। तो अपन सबसे पहले चलें QV, then P is equal to QV upon T. As we know, Q upon T किसके इक्वल होता है, आप सब जानते हैं। Q upon T is equal to current I, then we get a P is equal to VI and I is equal to P upon V। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इससे अपन मैक्सिमम परमिसेबल करंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी अप्लायंसेज में। जैसे बल्ब है या फैन है या ट्यूबलाइट है, उसमें मैक्सिमम परमिसेबल करंट कितना होगा, ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं। I इज इक्वल टू P अपॉन V। नाउ V बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू RI, देन P is equal to RI into I and we get I square upon R। ये सेकेंड फॉर्मूला ऑफ पावर। As we know by Ohm's law, I is equal to V upon R। Then चले आगे, P is equal to V square upon R square into R and P is equal to V square upon R। देखो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कहाँ यूज में आता है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी लिख सकते हैं अपन। तो जब भी अपने को कोई अप्लायंसेज हो, जैसे बल्ब है, ठीक है ना, उसका रेसिस्टेंस फाइंड करना है। अगर अपने को वोल्टेज एंड पावर गिवन है, देन रेसिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। पहले आप जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन है, ए बल्ब is rated with 100 watt and 220 volt, then calculate its resistance and maximum permissible current। if it is connected with a source of 110 volt, then find out power consumed by bulb। हाँ भाई, 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। सबसे पहले लिखा हुआ है ए बल्ब इज रेटेड विथ 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। देखो भाई, रेटिंग का मीनिंग क्या होता है, मैं तुमको बता देता हूं। एक सेकेंड भाई,
हाँ भाई, रेटिंग का मीनिंग है जैसे एक बल्ब है, उसकी रेटिंग है 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। इसका मीनिंग ये है कि वो बल्ब 100 वोल्ट कंज्यूम करेगा, बट कंडीशन कब करेगा, जब सप्लाई कितने की होनी चाहिए, 220 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए। इफ ए सप्लाई given to a bulb is 220 volt, then power consumed by bulb is 100 volt। अब आता है कि अगर सप्लाई मान लो डिस्टर्ब हो जाए, डाउन हो जाए या अप हो जाए, देन पावर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा भाई। ये मान लो अपने पास अगर वोल्टेज की सप्लाई चेंज होती है, वोल्टेज अप और डाउन होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें चेंज किस में होगा, बल्ब के कंज्यूम्ड पावर में होगा। मतलब 100 वोल्ट का बल्ब 100 वोल्ट के बल्ब की जैसे बिहेव नहीं करेगा, वो या तो कम रेटेड पे बिहेव करेगा, कम वोल्टेज पे कम अपने पास पावर कंज्यूम करेगा, या ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले तो ये रेटिंग का मतलब समझ में आ गया। 100 वोल्ट का बल्ब 100 वोल्ट की जैसे कैसे कब बिहेव करेगा, जब वोल्टेज की सप्लाई कितनी हो जाएगी अपने पास, 220 वोल्ट हो जाती है। अगर 220 वोल्ट से अगर कुछ भी चेंज है, तो फिर अपने पास ये बल्ब इस तरह से व्यवहार बिहेव नहीं करेगा। क्लियर? तो पहले हाफ पार्ट चलते हैं अपन। गिवन P is equal to 100 watt and V is equal to 220 volt। As we know, P is equal to V square upon R and R is equal to V square upon P। Then 220 का स्क्वायर upon 100, so that resistance of bulb is 484 ohm। देखो भाई, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना है, 484 ओम। मैं पहले ही बता देता हूं, वोल्टेज अप एंड डाउन होगा, देयर आर नो चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा भाई, क्यों, बिकॉज रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट, इट इज डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर। ठीक है। नाउ मैक्सिमम परमिसेबल करंट P is equal to VI, I is equal to P upon V, then 100 divided by 220, so that 0.45 ampere, it is maximum permissible current for a bulb। इसका मीनिंग ये है कि इससे ज्यादा अगर करंट होगा, देन बल्ब फ्यूज हो जाएगा भाई अपने पास। ठीक है, बल्ब ऑपरेट नहीं हो सकता, इससे ज्यादा पर ऑपरेट नहीं होगा। इससे कम अगर करंट का फ्लो है सर्किट में, देन कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। इससे अगर ज्यादा करंट का फ्लो होगा तो ऑपरेट नहीं हो पाएगा, इससे कम करंट पे कोई दिक्कत नहीं रहती है। क्लियर? तो पहले हाफ पार्ट हो गया। अब अपन चलें इसमें। It is connected with a source of a 110 volt, then find out power consumed by bulb। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, वोल्टेज गिवन जो है V डैश ले लेते हैं, 110 वोल्ट हो गया अपने पास। देन पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब फाइंड करना है। वापस अपन चलें, एज वी नो P डैश इज इक्वल टू V डैश का स्क्वायर अपॉन R हो गया। तो एक तो डायरेक्ट वैल्यू रख के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एक दूसरा मेथड ये और हो जाएगा, देखो V स्क्वायर अपॉन P भी लिख सकते हैं। देन P डैश इज इक्वल टू V डैश का स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू P, सो दैट 110 का स्क्वायर अपॉन 220 का स्क्वायर इंटू पावर 100, एंड बाय कैलकुलेशन वी गेट 25 वोल्ट। इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस बल्ब इज बिहेव लाइक एज ए 25 वोल्ट। 100 वोल्ट का बल्ब कैसे बिहेव करेगा, 25 वोल्ट में बिहेव करेगा। तो अपन ने देखा क्या क्या चेंज हुआ, एक तो पावर में चेंज हो गया अपने पास, करंट जो होगा वो भी डिक्रीज होगा, इस समय मैक्सिमम करंट का फ्लो नहीं होगा। क्लियर? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जूल्स लॉ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड जूल्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले आप ये जो है हीटिंग इफेक्ट आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। सबसे फर्स्ट अपन चलते हैं डेफिनेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor, then heat is produced. It is called a heating effect of a current, right? When current is passes through a conductor, then heat is produced in conductor. It is called a heating effect of a current. Clear? एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट आप सब जानते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपने पास एक तो प्रेस है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। हीटर है, इनमें अपने पास यूज ही इनका हीटिंग इफेक्ट में ही लिया जाता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फैन है अपने पास, तो आप फैन में जानते ही हैं, फैन अपने पास अगर आप देखते हैं तो गर्म होता है कि नहीं होता है, तो हॉट हो जाता है। तो ये फैन जो गर्म होता है, ये अपने पास कोई भी वायर ले लीजिए, जब करंट का फ्लो होगा तो गर्म हो जाएगा। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। क्लियर? अब अपन एक और चीज चलते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कि क्या रीजन है अपने पास। तो सबसे पहले अपन चलें इसमें हीटिंग इफेक्ट का अपने पास रीजन, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड applied in a conductor, then electrons collide with atoms and ions, then kinetic energy convert into heat। तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां से देखें आप। सबसे पहले देखो, सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो अपन जानते हैं एटम्स एंड आयन से कोलाइड करता है। जैसे ही एटम्स एंड आयन से कोलाइड करेगा, आप जानते हैं एटम्स एंड आयन से कोलाइड होते ही उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट। क्लियर? सो दैट source of heat is collision of free electrons with atoms and ions of a conductor। is it clear? आगे अपन चलें, इसका मीनिंग ये भी हुआ कि जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब अपन जानते हैं कोलिजन का मीनिंग रेसिस्टेंस है। इट मीन्स ये हुआ हाई रेसिस्टेंस देन हाई हीट प्रोड्यूस होगा अपने पास, सो दैट heat is directly proportional to resistance। according to Joule's law, heat produced in a conductor is directly proportional to square of electric current, resistance and time। हाँ हो गया भाई, इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो है सेल का, वो आजकल तुम्हारे सिलेबस में हो नहीं, एक एग्जांपल बता दूंगा अभी मैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो राहुल के लिए बोल रहा हूं मैं, इसमें सेल कॉम्बिनेशन में मिक्स कॉम्बिनेशन है नहीं, फिर भी एक एग्जांपल अभी मैं क्लियर कर दूंगा, उससे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हो, कोई भी हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। According to Joule's law, heat is directly proportional to I square, heat is proportional to resistance and heat is proportional to time। जितने टाइम तक अपने पास करंट का फ्लो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Now H is proportional to I square RT and H is equal to 1 upon J I square RT। heat unit
इस समय कैलोरी में है भाई हीट, जूल में नहीं है। अभी देख लेना, एक चीज ध्यान रखना, हीट इन ए कैलोरी इन दिस फॉर्मूला वेयर J is a Joule's constant एंड इसका एक नेम और है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आप 11th में भी स्टडी कर चुके होंगे। J is called a Joule's constant और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए हीट। क्लियर? अब अपन आगे चलें। वैल्यू ऑफ J 4.18 यूनिट इज जूल पर कैलोरी, ये यूनिट है भाई अपने पास। इट इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 4.2 जूल पर कैलोरी। नाउ कन्वर्जन, कन्वर्ट कैसे करते हैं अपने पास, सपोज दैट है 10 जूल है, कैलोरी में कन्वर्ट करना है, देन 10 जूल डिवाइडेड बाय 4.2, नाउ इट इज इन ए कैलोरी। तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो 4.2 से डिवाइड कीजिए एंड सपोज देयर 420 कैलोरी है, जूल में कन्वर्ट करना है, देन फॉर्मूला 420 इंटू 4.2, ये जूल में कन्वर्ट। तो कन्वर्जन आ गया होगा समझ में। जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना पड़ेगा, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अपने पास जो अगर लार्जर यूनिट देखें तो कैलोरी इज ए मोर देन जूल। क्लियर? आगे अपन चलें इसी में, देखो यहां तक आया कैलोरी में। इन जूल हीट अगर आप निकालें और वैल्यू ऑफ 1/J भी निकालें तो 0.239 I² RT। क्लियर? हीट इन ए कैलोरी इन जूल, आप जूल में हीट फाइंड करें, देन H इज इक्वल टू I² RT हीट इन ए जूल। बस ये ध्यान रखना है अपने को, जैसे मल्टीप्लाई किया जैसे जो कैंसिल आउट, देन हीट इन जूल है, I² है RT। तो जहां कहीं भी हो अपने पास ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कई बार ये भी रहता है I इज इक्वल टू V/R, then H is equal to V² upon R² RT, R से R cancel out, then H is equal to V² R upon E। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जूल है, हाँ जूल कांस्टेंट इसलिए लेते हैं भाई, प्रोपोर्शनल अपने पास जो भी होता है, प्रोपोर्शनल को जब भी हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लेते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं। अब वो कांस्टेंट यही क्यों लिया, उसका रीजन भी होता है। सबसे पहले क्या होता है कि अपने यहाँ एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद में उनके रिजल्ट आते हैं, फिर रिजल्ट और एक्सपेरिमेंट से ये चेक किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी कम या ज्यादा हो रही है। अगर क्वांटिटी ज्यादा हो रही है तो डिवाइड कर दिया जाएगा, कम हो रही है देन मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये इसका तरीका है। इसीलिए जैसे V इक्वल टू RI लिया तो आप जानते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है भाई, ठीक है। अब V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, देन V इक्वल टू RI। तो अब RI क्यों लिया, क्योंकि R का वैल्यू अपने पास है V इक्वल टू I के इक्वल होता है। तो ये रीजन है। तो फिजिक्स में जहां कहीं भी प्रोपोर्शनल को हटाकर अपन इक्वल टू का साइन लेते हैं तो फिर कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट जो है वो मैथमेटिकली डिसाइड की जाती है कि कौन सा कांस्टेंट वहां पर यूज में आएगा। ये है इसका रीजन। कोई दिक्कत हो एक बार फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। एनर्जी, it is denoted by E. Definition: energy consumed in electric circuits is called electric energy. Energy consumed in electric circuits is called electric energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी का मीनिंग और समझा देता हूं कहां यूज में आती है।
आप अपने घरों में देखते हैं अपन बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो बिल में जो यूनिट आता है ना अपने पास, जैसे मान लो 20 यूनिट आए या 100 यूनिट आए, वो यूनिट जो है वो अपने पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है अपने पास। तो अपने घरों में जो बिल आ रहे हैं वो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की रीडिंग है अपने पास। ये मीटर जो रीड करता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को रीड करता है अपने पास। ये इसको समझने का मेथड है। क्लियर? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गिवन P into T, power into time, so that product of electric power and time is called electric energy. Clear? आगे अपन चलें यूनिट, वॉट सेकंड, एक्जूल, 1 is किलोवाट आवर, kWh किलो वॉट आवर। ठीक है, अब एक और चीज चलें, 1 किलोवाट आवर इज कॉल्ड 1 यूनिट, और दूसरा नाम है इसका BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ए ट्रेड यूनिट, ये इसका नाम है भाई। अपने यहाँ जो रीडिंग आती है वो यूनिट में आती है, तो यूनिट इज 1 किलोवाट आवर हो गया अपने पास। ठीक है, अब अपन चलें 1 किलोवाट आवर या यूनिट को जूल में कन्वर्ट करें, देन किलो, किलो मीन्स 10 to power 3, वॉट इंटू आवर, आवर को अपन सेकंड में कन्वर्ट करें, देन 3600 सेकेंड्स इन 1 आवर। ठीक है, देन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to power 6 ऑफ ए जूल। ये अपने पास किलोवाट आवर का किस में कन्वर्जन है? जूल में कन्वर्जन है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक न्यूमेरिकल बताऊंगा उससे ये क्लियर हो जाएगा। ऑफ है 100 वॉट, 2 bulbs ऑफ है, सॉरी 2 bulbs ऑफ है 100 वॉट है, used for 10 hours and 4 bulbs of 60 watt used for 6 hours, 1 iron, 1 heater of 1500 watt is used for 2 hours, then find out total electric energy in unit, it means kWh, if a rate of 1 unit is 8 rupees 8, then calculate total bill of month of November, मंथ ऑफ जुलाई कर देता हूं, चलो ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले 10th लेवल का क्वेश्चन है, 10th में भी आता है अपने पास। ठीक है, तो यहां से चलें अपन, 2 bulbs of 100 watt used for 10 hours and 4 bulbs of 60 watt used for 6 hours, 1 heater of 1500 watt is used for 2 hours, then find out the total electric energy in kilowatt hour if rate of 1 unit is
₹8, देन कैलकुलेट टोटल बिल ऑफ मंथ ऑफ जुलाई। क्लियर? सबसे पहले अपन आए, नंबर ऑफ बल्ब्स 2 बल्ब्स हैं, तो सॉल्यूशन 2 बल्ब्स, नंबर आ गया 100 वॉट, यूं लिख दो इसको भाई, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। 10 आवर्स, ये 10 आवर्स, इनको सबको मल्टीप्लाई कर लो भाई। देखो नंबर 100 वोट के हो गए, 10 हो गया, तो 2 इंटू 100 इंटू 10, क्या हो गया 2000 वोट आवर हो गया भाई। देखो एक बार आया समझ में वोट आवर कैसे हुआ? यूनिट वोट इट इज आर, तो 2000 वोट आवर हो गया इसका यूनिट। तो सेकंड चलें, अपने पास क्या है, 4 बल्ब्स हैं, तो 4 बल्ब से 60 वॉट और टाइम इज 6 आवर, देन सबको मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 60 इंटू 6 इज इक्वल टू ये हो गया अपने पास 1400 वोट आवर। ये अपने पास 2 अप्लायंसेस का हो गया सारा का सारा अपने पास। आगे अपन चलें, एक और है 1 हीटर ऑफ 1500 वोल्ट, तो 1 हीटर 1500 वोल्ट है 2 आर, देन मल्टीप्लाई करें 3000 वोट आवर हो गया, देन टोटल पावर कितना हो जाएगा, सबको ऐड करें भाई, 2000 प्लस 140 प्लस 300, देन 6440 वोट आवर हो गया। इन KWH में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड होगा, इट इज डिवाइडेड बाय 1000, देन ये आ गया 640 अपॉन 1000, देन 6.44 यूनिट पर डे। पर डे कंजप्शन कितना हो गया, 6.44 यूनिट पर डे। आगे अपन चलें, फॉर मंथ ऑफ जुलाई, आप जानते हैं जुलाई में 31 डेज होते हैं भाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 31 से, देन कितना होगा 6.44 इंटू 31, ये किलोवाट आवर में हो गया यूनिट। अब अपन एक और देखते हैं इसमें, 1 यूनिट इज फॉर 8 रुपी, देन अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, अमाउंट ऑफ बिल इज 6.44 इंटू 31 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर लेना रुपीज में, आंसर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।